हाँ जी बच्चों, क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो आज बेटा हम अपना आगे का पाठ करने वाले हैं। हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ करेंगे आज हम थोड़ा सा और भी न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे और बाकी टाइम में हम अपनी पिछले चैप्टर की असाइनमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये दो एक्टिविटीज़ हैं और ये स्कूल लेवल के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो जब आपने स्कूल में क्लासेस अटेंड करी होंगी या आपको उस टाइम कराया था, नहीं कराया था या आगे जाके कराएंगे, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूर कराएंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी फर्स्ट टर्म में आते हैं। पहली एक्टिविटी कहती है टू शो क्लोरोफिल बहुत एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप ऐसा कीजिए, एक पॉटेड प्लांट को विद वेरीगेटेड लीव्स। बेटा वेरीगेटेड लीव्स का मतलब होता है ऐसी लीव जिसके पास डिफरेंट कलर्स हो, हैविंग डिफरेंट कलर्स। तो आप ऐसा कीजिए, आप एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए जिसके पास एक ऐसी लीफ हो जिसके पास डिफरेंट कलर्स हो। जैसे एग्जाम्पल है बेटा मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्लांट के अंदर उसके लीफ के अंदर ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया दोनों होते हैं। आप इस प्लांट को 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दीजिए ताकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो एलिमिनेट हो जाए। हमारी पिछली क्लास में काफी हेल्दी डिस्कशन चली गई थी बेटा, बट क्या मुझे कोई बता सकता है कि स्टार्च क्या होता है प्लांट के अंदर? The remaining food that is left at वेरी गुड night. कनक। तो बेटा स्टार्च क्या होता है? वो फूड जो बच जाता है, वो ग्लूकोज जो बच जाता है, वो लीफ में स्टार्च की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है। अब अगर आप बेटा लीफ को 3 दिन के लिए डार्क में रख देंगे, तो बेटा डार्क का मतलब हो गया नो सनलाइट। और अगर बेटा नो सनलाइट है तो बेटा फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। लेकिन प्लांट को तो खाना चाहिए ना, तो वो क्या करेगा? तो बेटा वो इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाएगा। तो धीरे धीरे अंधेरे में रखने से सारा स्टार्च प्लांट के अंदर खत्म होता जा रहा है। बेटा अगर है ना, भगवान ना करे, हम आपको एक रूम के अंदर, बेटा इस कोने में आ जाओ, साइड में आ जाओ, रूम में बंद कर दें और आपको 3 डेज नो फूड, कोई भी खाना नहीं दें, तो बेटा क्या होगा? तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जो कैसे स्टोर होता है बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी हम बिना खाने के 1 2 3 दिन रहेंगे, बेटा वो इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी फूड स्टोर है, जितना भी ग्लूकोज स्टोर्ड है ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर, बेटा वो ब्रेक डाउन होके हमको क्या दे रहा है? ग्लूकोज। उससे हमारे को थोड़ी बहुत क्या मिल रही है? एनर्जी, जिसकी वजह से बेटा हम फ्यू डेज के लिए क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। मेरा लॉजिक समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तनिषा, आया बेटा समझ में मैंने क्या बताया अभी तक? Yes, sir. तो बेटा किसी भी प्लांट को अगर आप 2 3 दिन के लिए अंधेरे में रख देंगे, तो बेटा अंधेरे में रखने से उसको सनलाइट नहीं मिलेगा। सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड, ओन फूड नहीं बना पाएगा। तो सर फिर उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी?
बेटा जो भी उस प्लांट के अंदर स्टार्च है उसको वो धीरे धीरे कंज्यूम करता रहेगा। अब 2-3 दिन के बाद उस प्लांट में जो स्टार्च था वो खत्म हो गया। कहता है अब आप इस प्लांट को ब्राइट सनलाइट में 6 घंटे के लिए रख दो। अब बेटा सनलाइट आएगी तो बेटा वो फूड बनाना शुरू करेगा, लेकिन उस प्लांट के पास कुछ पेल येलो स्पॉट्स होंगे। तो जो ग्रीन स्पॉट्स थे अब वो पेल येलो बदल गए। सर क्यों? क्योंकि बेटा पेल येलो कलर बताता है कि अंधेरे में रहने से बेटा उसके अंदर क्लोरोफिल सारी खत्म हो गई। इस लीफ को आप बॉइलिंग पानी में डिप करो और उसके अंदर 70% अल्कोहल डाल दो जब तक वो उसको डीकलराइज नहीं कर देता, और बाद में इस लीफ को बाहर ले आओ और इसके अंदर आयोडीन का स्टेन डाल दो या पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल दो और ऑब्जर्व करो क्या होगा। तो हम देखेंगे कि ब्लू कलर अपीयर करता है उन जगहों पर जहां पे ग्रीन कलर था, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है। तो जहां पे बेटा क्लोरोफिल होगी प्लांट में वहां पे बेटा ग्रीन कलर है, और आयोडीन डालने से बेटा ये ग्रीन कलर क्या हो जाता है? ब्लू कलर। येलो स्पॉट्स बताते हैं कि वहां पे ऐसा कोई भी ब्लू कलर नहीं आएगा क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल जो है वो क्या है? एब्सेंट है। आई होप आपको बेटा ये एक्टिविटी समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा आयोडीन जब आप ऐड करते हो तो स्टार्च बेटा उसको किस कलर में बदल देता है? ब्लू कलर में। तो ग्रीन प्लस आयोडीन, तो अगर बेटा स्टार्च होगा तो कलर क्या आ जाएगा? ब्लू आ जाता है। ये बेटा प्रॉपर्टी होती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस डिटेक्ट करने की। ग्रीन कलर इसीलिए है क्योंकि क्लोरोफिल है, तो बेटा उसी को डिटेक्ट करते हैं। और उसके अंदर स्टार्च है तो बेटा स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर क्या दे देता है? ब्लू कलर दे देता है। ऐसे ही बेटा हम एक और एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। आप क्या कीजिए, 2 सैंपल्स ले लीजिए उसी पॉटेड प्लांट ए और बी के, और उनको अगेन 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दो ताकि वो स्टार्च से क्या हो जाए? फ्री। अब जो प्लांट ए है उसके साथ थोड़ा सा KOH पेट्री डिश में रख दीजिए इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स एंड कवर कर दीजिए विद अ बेल जार। सेम विद प्लांट बी, बट उसके अंदर KOH मत डालिएगा। मेरा क्या कहना है बेटा, ये देखिए बेटा ये एक KOH है? बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये देखो बेटा ये मैंने प्लांट ए ड्रॉ किया है नीचे, यहाँ पे देखो बेटा ये मैंने प्लांट ए ड्रॉ किया है नीचे, और बेटा मैंने ये यहाँ पे एक पेट्री डिश रख दी और इसके अंदर क्या है बेटा? KOH, और उसको एक जार से कवर कर दिया। ये है बेटा मेरा प्लांट ए। दूसरे केस में बेटा मैंने क्या किया, मैंने प्लांट लिया और उसको सनलाइट में रख दिया। ठीक है, ये मेरा प्लांट बी हो गया, ये मेरा सनलाइट हो गया। सन की लाइट इसके ऊपर भी गिर रही है, इसके ऊपर भी गिर रही है, लेकिन
प्लांट ए के पास बेटा KOH है, सर ये क्या करता है बेटा? KOH जो है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी होती है इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर KOH कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा तो बेटा फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस कैरी करने के लिए। कहते हैं नाउ प्लक वन लीफ ईच फ्रॉम बोथ द प्लांट्स एंड बॉईल करो 70% अल्कोहल और टेस्ट करो स्टार्च के लिए। कहते हैं जो लीफ प्लांट बी की है वो ग्रीन से ब्लू हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर स्टार्च है। क्यों सर? क्योंकि बेटा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ था। लेकिन प्लांट ए की जो लीफ है बेटा वो कलरलेस ही रहेगी क्योंकि उसके अंदर स्टार्च नहीं है, क्योंकि KOH ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस प्लांट इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज स्टार्च। दिस शोज कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बेटा आई होप आपको दोनों एक्टिविटीज का मतलब समझ में आ गया। Yes, sir. बेटा आई Yes, होप sir. ये दोनों एक्टिविटीज आपके नोट्स में है बेटा। Yes, sir. है. Sir. पक्का ना बेटा है ये एक्टिविटीज दोनों? Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, तो अगर आपको इसमें से कुछ मार्किंग करनी है तो आप कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मार्क कर रहा है तो मुझे बता देना। नीचे वाला जो डायग्राम दे रखा है बेटा ये वाला, ये ड्रॉ कर लेना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा मैं ये सब हटा रहा हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो बेटा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स एनर्जी डिराइव करते हैं बाय इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जो वो किसी प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। इस न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फर्स्ट डाइजेस्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म्स के अंदर, और बाद में उस ऑर्गेनिज्म वो उसकी एनर्जी को बेटा क्या करता है, यूज। सारे एनिमल्स, फंगाई और बहुत सारे बैक्टीरिया, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं बेटा, और ह्यूमंस बेटा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं। ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये वाले ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते जैसे ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं। इस वजह से ये ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी नीड्स के लिए। हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी के अंदर। एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये एक कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर होता है पैरासाइट्स का जो किसी की बॉडी के अंदर या बाहर लिव करते हैं, और उस बॉडी को बेटा हम क्या कहते हैं, होस्ट। ये जो पैरासाइट्स होते हैं या तो ये थोड़ा सा या पूरी तरीके से न्यूट्रिशन के लिए होस्ट की बॉडी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। इनफैक्ट होस्ट को इनसे कोई बेनिफिट नहीं होता, हालांकि पैरासाइट को बेनिफिट जरूर होता है, जैसे प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज, लाइफ फ्लूक्स, कस्क्यूटा जिसको अमरबेल कहते हैं, ऑर्किड्स, लिक्स, टिक, लीचेस, टेपवर्म्स एटसेट्रा, ये सब पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर में आते हैं बेटा। ऑल ओके बेटा? कोई चीज इसके अंदर आपको मार्क करनी हो, समझ में ना आई हो?
सर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक बार दोबारा समझा दो। कौन सा बेटा? हेटेरोट्रॉपिक। बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। बेटा हमको हमारा फूड कहाँ से मिलता है? सर And in animals. प्लांट्स एंड फार्मिंग। एनिमल्स से, है ना? यस। हम ग्रीन प्लांट्स की तरह खाना नहीं बना सकते। सर मेरी मम्मी तो खाना बनाती है, सबकी मम्मी खाना बनाती है। बेटा वो खाना बनाना अलग होता है, वो जो कुकिंग होती है बेटा, वो खाना बनाना नहीं बेटा, वो क्या होता है, वो कुकिंग होती है। ठीक है, तो कुकिंग बेटा किसकी होती है? वेजिटेबल्स की होती है, प्लांट्स की होती है। हम प्लांट्स की तरह खाना नहीं बना सकते डायरेक्ट सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से। तो हम उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप नॉनवेज खाते हैं बेटा? नो सर। ओफो, तो बेटा आप फुली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है खाना खाने के लिए। अब देखो हम बेटा हम आप क्या कहते हैं, आप ये मत कहना कि सर आप नॉनवेज नहीं खा, मैं नॉनवेज नहीं खाता तो मैं भी हेटेरोट्रॉपिक को बिलोंग नहीं करता। नहीं 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 नहीं, हम सब बिलोंग करते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो। इनफैक्ट नॉन वेजिटेरियन को तो प्लांट्स के अलावा बेटा क्या चाहिए? मीट, फिश, चिकन, मटन, है ना बेटा? तो ये सब चीजें चाहिए। तो बेटा हम सब जो हैं ह्यूमन बीइंग्स, वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। इसीलिए बेटा हम किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉपिक के अंदर। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हमारे पास आज खाना नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पी लो, आपका पेट भर जाएगा। बेटा पॉसिबल नहीं है। हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये इससे फूड कौन बना सकते हैं बेटा? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स बना सकते हैं। इसीलिए उनको हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। समझ में आया बेटा? फिर एक मिनट रिपीट करना, मैं आपको सुन नहीं पाई थी। बेटा हम हेटेरोट्रोपिक की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सारे ह्यूमन बीइंग्स आते हैं जो दूसरे वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। अगर मैं बोलूं कि भाई आज हमारे पास कोई फूड नहीं है, आप ऐसा करो, हवा में जाओ, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, एक ग्लास पानी का पी लो, आपका पेट भर जाएगा। आपकी टमी बेटा क्या हो जाएगी? फुल। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब कौन कर सकते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रोपिक है। हम इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। इसलिए बेटा हम कौन है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। आया समझ में बेटा? यस नो? यस सर। ऐसे ही बेटा हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आता है पैरासिटिक के बाद, वो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रो का मतलब होता है रॉटन, मतलब जो चीजें सड़ गल गई हैं, उन पे भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा डिपेंडेंट होते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड करते हैं डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। जैसे ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगाई, जिसके अंदर यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स आती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो सराउंडिंग में होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऐसे खतरनाक एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो डाइजेस्ट कर सकते हैं डेड ऑर्गेनिक फूड को, और फिर बाद में उसमें से जो भी चीजें जरूरी होती हैं उनको वो क्या करते हैं बेटा? एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपने देखा होगा जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बरी किया जाता है बेटा, तो आफ्टर फ्यू इयर्स में वो डिके करने लगती है,
क्योंकि बेटा ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये उन बॉडीज के ऊपर बेटा ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो इनकी बॉडी को डिके करना शुरू कर देती है। एंड तीसरा होता है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एनिमल्स फूड लेते हैं थ्रू अ डेफिनेट पाथ, या फिर इट इज द फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स या मॉलिक्यूल्स बाय इंजेशन which is further digested and absorbed, जैसे प्रोटोजोआ सच एज अमीबा। सर क्या मतलब? अब देखो बेटा अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसे ही अमीबा माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स देखता है तो वो अपनी बॉडी से सूडोपोडिया मतलब एक झूठे आर्म्स, मतलब आर्म्स होते नहीं है, हाथ पैर होते नहीं है, पर वो बनाना शुरू कर देता है। ये जो झूठे फॉल्स आर्म्स होते हैं ये वो मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है और फूड को कवर करने के लिए भी हेल्प करता है और एक टेम्परेरी स्टमक बनाता है जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। मतलब फूड के पार्टिकल्स को कवर कर लेगा और उसको घेर लेगा एक वैक्यूल के अंदर जिसको हम कहते हैं बेटा फूड वैक्यूल, या फिर उसको बेटा हम कहते हैं टेम्पोरेरी स्टमक। बाद में वो इस फूड वैक्यूल में से जो फूड होता है उसको इंजेस्ट करता है एंड फूड को इंजेस्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फिर वो एक ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और बाद में उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करवा लेता है। जो बचा कुचा फूड होता है उसको वो अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है। एक बार रिपीट करना ही न्यूट्रिशन अभी आ रहे हैं बेटा इसी के अंदर। बेटा पैरामीशियम जो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो भी ऐसे ही फूड को इनटेक करता है। वो भी एक डेफिनेट शेप वाला होता है और फूड को इनटेक करता है एक स्पेसिफिक जगह से, किसकी मदद से? सीलिया की मदद से। और इसी सीलिया की हेल्प से वो बेटा मूवमेंट भी शो करता है और फूड को कैप्चर भी करता है। कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं फूड को क्या करने के लिए? डाइजेस्ट करने के लिए। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन आते हैं? ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इसमें से आपको किसी को कुछ कॉपी करना हो तो वो कॉपी कर सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर एक बार हाँ जी बेटा, तो एक बार जरा देखते हैं हमने क्या क्या अभी तक रिवाइज करा है। कहते हैं न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर अगर बात करें तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है बेटा वो क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक के अंदर एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिपेंड्स ऑन अदर plants and animals for food। तो बेटा एनिमल्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं बेटा, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। बेटा हर्बीवोर जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एग्जाम्पल काउ। कार्निवोर जो होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं बेटा, एग्जाम्पल लायन। और जो ओमनिवोर होते हैं बेटा वो किसको खाते हैं बेटा? प्लांट्स और एनिमल्स। उसमें बेटा कौन आता है? ह्यूमन बीइंग्स। इज दैट क्लियर? हम बात कर रहे थे बेटा अमीबा के न्यूट्रिशन की। तो बेटा अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। आप देख सकते हैं बेटा ये हमारे पास अमीबा है, इसकी आंखें नहीं होती हैं बेटा, हमने वो ग्राफिक्स के लिए अच्छा दिखने के लिए बेटा ड्रॉ करी है, कहीं आप उसकी आंखें बना दो। ठीक है, तो
अमीबा के अंदर बेटा ये रेड रेड डॉट्स जो है बेटा वो साइटोप्लाज्म का पार्ट है बेटा, और जो गोला गोला है वो न्यूक्लियस होता है। अब ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को बेटा क्या करता है, ईट करता है। सर कैसे ईट करता है? जैसे ही इसके आगे पीछे कोई फूड का पार्टिकल आता है, ये देखो बेटा आप देख सकते हैं, ये एक माइक्रोस्कोपिक फूड का पार्टिकल है, प्लांट या एनिमल है। इसको देखते ही आप देख सकते हैं बेटा यहां से इसके फॉल्स आर्म्स बनने शुरू हो रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? फॉल्स आर्म्स, जिनको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है बेटा आर्म्स। ठीक है, तो इस सूडोपोडिया की मदद से ये उस फूड को इनगल्फ करने की कोशिश करता है। इनगल्फ का मतलब है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। इज दैट क्लियर? आप देख सकते हैं बेटा ये यहाँ पे देखो उसने एक टेम्परेरी स्टमक बना दिया। इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल, जिसको बेटा हम एक टेम्परेरी स्टमक के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होगा बेटा, इसको वो डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के लिए बेटा साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, एंजाइम्स रिलीज करेगा। होलोजोइक का बेटा मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्बिंग माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स। फैगोसाइटोसिस बेटा क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉलिड माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स। तो सॉलिड माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो फूड बेटा एंजाइम्स की मदद से बेटा डाइजेस्ट होता है। एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय साइटोप्लाज्म। तो digested food is absorbed by cytoplasm by the process of what? Diffusion. और जो digested food होता है वो respiration में काम आता है और growth में काम आता है, और जो बेटा undigested food होता है वो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करके उसको बाहर फेंक देती है। तो अब मैं आपके साथ पिछली वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड शेयर करूंगा। आपको इसमें से बेटा जो जो अपनी नॉलेज के लिए कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं। पहले मैं आपके साथ पिछली स्लाइड शेयर कर रहा हूं, आपको जो कॉपी करना हो इसमें से आप कॉपी कर लीजिए। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। देन हम बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन जो है वो कैसे होता है। कहते हैं ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन या फूड जो है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक में एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरा इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। माउथ इज अटैच्ड फर्दर टू फायरिंग्स, जो फर्दर कनेक्टेड होता है इसोफेगस, बाद में जो अटैच्ड होता है स्टमक के साथ। स्टमक आगे जाके अटैच्ड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके कनेक्टेड होती है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद,
और लार्ज इंटेस्टाइन आगे जाके रेक्टम, और रेक्टम इज फर्दर अटैच टू एनस। तो स्टार्टिंग फूड की कहाँ से एंट्री होती है? माउथ। और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से बाहर निकलता है? एनस से। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये हमारा माउथ हो गया इसके अंदर, और फिर हमारे पास आ गया फायरिंग्स, फिर ये आ गया इसोफेगस, ये आ गई स्टमक, स्टमक के बाद हमारे पास ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आ गई लार्ज इंटेस्टाइन, एंड और ये ऑसोफेगस कहाँ पे है? बेटा ये जो फूड पाइप होती है ये है, ये सारा इसोफेगस होता है, गले से लेके स्टमक तक। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स, जो रिलीज करते हैं डाइजेशन के लिए, बेटा वो कौन कौन से होते हैं? एक सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा बेटा कौन होता है? लिवर, और बेटा तीसरा कौन होता है? पैनक्रियास। तो ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो ओवरऑल इतने सारे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे पूरा फूड डाइजेस्ट होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? हमारी माउथ के अंदर, जिनका काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना। ये हो गया लिवर, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, और ये होता है पैनक्रियास, जो क्या रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस। तो आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो बेटा ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जिसका हमने एक आउटर सरफेस जो है बॉडी का ड्रॉ किया हुआ है, और इस ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया। ये ओइसोफेगस, ये स्टमक आ गई, स्टमक के बाद यहाँ से छोटा सा पोर्शन अटैच्ड हुआ, ये एंटर कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ हो रही है, अब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बननी शुरू हो गई है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी शॉर्ट, पर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, ये पूरा कवर कर जाती है। और ये एंड में आ गया रेक्टम, और बाद में आ गया एनस। ये साथ में आ गया पैनक्रियस, ये ड्रॉ हो रहा है लिवर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की ड्राइंग। और बाद में आती है बेटा इसकी लेबलिंग। सबसे ऊपर क्या होता है? माउथ। माउथ को हम बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं बकल कैविटी। ये हो गया एसोफेगस, ये हो गया हमारा स्टमक, ये हो गया बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया मोटा वाला हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया एनस, एनस के ऊपर क्या होता है? रेक्टम। ये हो गया बेटा टंग, टंग के बाद हमारे पास आता है लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर, जिसका काम होता है बाइल को स्टोर करके रखना। उसके साथ होता है बाइल डक्ट, जहां से बाइल रिलीज होता है। सर बाइल क्या होता है? अभी सब आ रहे हैं बेटा। ये एक एल्कलाइन मीडियम होता है बेटा, जो मतलब एक लिक्विड होता है जो स्टमक के अंदर एल्कलाइन, स्टमक के बाद एल्कलाइन मीडियम बनाता है। तो बाइल एक लिक्विड है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो लिवर रिलीज करता है, पर वो स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। तो बाइल is secreted by liver, ठीक है, but stored in gall bladder, ठीक है। ये येलोइश ग्रीनिश कलर का बेटा लिक्विड होता है। which helps in digestion by producing enzymes। देन हमारे पास आता है बेटा स्टमक के नीचे पैनक्रियस,
और पैनक्रियास के बाद में आता है अपेंडिक्स। ये बेटा अनवांटेड हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका अब कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास डायग्राम है। ये डायग्राम आप अभी ड्रॉ करेंगे। मैं पहले लेबलिंग हटा रहा हूं ताकि आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकें, उसके बाद फिर आप लेबलिंग आ जाएगी मार्क करने के लिए। तो शुरू कीजिए। स्टमक आप थोड़ा सा सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसको हमने ड्रॉ किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हमको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़नी है। तो कौन कौन से स्टेप्स जो है बेटा वो न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, अब हमें वो पढ़ने हैं। सबसे पहले तो बेटा फूड का इंजेशन होता है, मतलब फूड मुंह में एंटर करता है बेटा, है ना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बॉडी के अंदर, जब आप सिंपल वर्ड में फूड खाते हो, ठीक है। दूसरा होता है प्रोसेस डाइजेशन का। अब क्या होता है, फूड खाने के बाद ये फूड आपकी स्टमक में चला जाता है। तो यहाँ पर जब स्टमक में जाता है तो बेटा फूड काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो डाइजेशन में ये ब्रेक करके बेटा किस में बदलता है, सिंपल फॉर्म्स के अंदर बदलता है। तो खाना खाने के बाद आप अपना काम कर रहे हो तो उस टाइम पर बेटा ऐसा कुछ होता है, ये ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म्स में आता है। तीसरा स्टेप जो है बेटा इसमें आता है वो है एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर जो सिंपल फूड होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं ताकि वो सारे बॉडी सेल्स में इक्वली ट्रांसफर हो जाए, बाकी कि आप अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हो। देन होता है एसिमिलेशन। इसके अंदर बॉडी सेल्स जो होती हैं वो फूड को इनटेक करती हैं, और जो चीजें चाहिए होती हैं वो इनटेक होती हैं, जो चीजें नहीं होती वो बॉडी सेल से हम बाहर फेंक देते हैं। देन होता है इजेशन। इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी से क्या होता है, रिमूव होता है। तो ये होते हैं हमारे स्टेप्स न्यूट्रिशन के ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। तो इनको फटाफट आप कॉपी कर लीजिए। तो बेटा फूड कहाँ पे एंटर करता है, माउथ से। माउथ में तीन मेन चीजें होती हैं बेटा। एक होते हैं टीथ, दूसरी होती है बेटा टंग, और तीसरे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनकी फोटो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। दांत जो होते हैं बेटा ये फिजिकल डाइजेशन करते हैं, मतलब ये बड़े बड़े बाइट्स को बेटा छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप माउथ के अंदर फूड को च्यू करेंगे उसका डाइजेस्ट होना बेटा उतना आसान हो जाता है। आप बड़े बड़े बाइट्स का फूड खाएंगे और उसको सीधा अंदर निगल लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे बेटा, तो उसके लिए डाइजेशन में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। दूसरा बेटा क्या होता है, टंग। टंग का काम होता है सलाइवरी ग्लैंड जो एंजाइम रिलीज करता है, जो सलाइवा रिलीज करता है। सलाइवा के अंदर बेटा एंजाइम होते हैं, ठीक है। वो जो रिलीज करते हैं बेटा वो फूड को क्या करती है बेटा, अच्छे से मिक्स करती है, सलाइवा को अच्छे से फूड के साथ मिक्स करती है। और सलाइवा क्या रिलीज करता है बेटा, एंजाइम जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो बेटा फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये हेल्प कैसे करता है बेटा, जो आपने वेजिटेबल्स खाई हैं जिसने आपको बेटा क्या दिया है, स्टार्च। ये स्टार्च को बेटा किस में ब्रेक डाउन करता है, शुगर में ब्रेक डाउन करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा ये पार्ट। ये शुगर के मॉलिक्यूल्स बेटा, पहले भी क्या लाइम्स की बात क्या बोला आपने? बेटा किसके बाद, सर सिलेवरी एनालाइज की बात। बेटा सलाइवरी एमाइलेज बेटा एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। ये
शुगर, जो सिंपल फूड्स आपने दांतों में च्यू करा है, ये एसोफेगस में जाते हैं, आपके गले में जाते हैं, फूड पाइप में जाते हैं, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है बेटा, ये वन वे मूवमेंट होती है अंदर की तरफ, डाउनवर्ड्स। तो जब आप बेटा उस फूड को इंगल्फ करते हैं, है ना, तो गले से नीचे उतारते हैं बेटा, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो फूड को गले से सिर्फ नीचे जाने देती है। वो फूड बाहर वापस नहीं आता, और वो कहाँ चला जाता है बेटा, स्टमक में चला जाता है। समझ में आया बेटा ये पार्ट? जिस बच्चे ने Yes, कॉपी sir. करना है वो कॉपी कर सकता है इसको। हाँ जी बेटा, तो अगर आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया है तो हम आपको इसके बाद का एक पोर्शन दिखाते हैं बेटा। तो दिस इज अबाउट माउथ। तो आप देख सकते हैं माउथ के अंदर बेटा ये टीथ हो गए, ये फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो ऊपर और नीचे होते हैं। फिर आपकी बेटा ये हो गई टंग। टंग के नीचे बेटा आप देख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ रहा है बेटा, तो मुंह में पानी जो होता है वो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो रिलीज होता है। हमारे ये जो ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर बेटा क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जो बेटा हमारे मुंह में आता है पानी की फॉर्म के अंदर। तो हमको भूख लगती है, हमारा किसी खाने को मन करता है, मतलब हमारा मन करता है कि हम इस खाने को क्या करें, डाइजेस्ट करें। आया बेटा लॉजिक समझ में? माउथ का यूजफुलनेस क्या है बेटा इसके अंदर? राइट। तो बेटा अब हम चलते हैं, आज हम यही करेंगे, इतना ही। अब हम चलते हैं हमारी असाइनमेंट के पास, जो हमारा पार्ट जो है वो बचा हुआ है। तो आप सब लोग अपनी अपनी असाइनमेंट निकाल लीजिए पिछले चैप्टर की। हाँ जी बेटा, तो ये असाइनमेंट है जो हम कर रहे थे। क्या मुझे कोई बताएगा कि हमने इस असाइनमेंट के कितने क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं? एमसीक्यू कर रहे थे हम के असर्शन MCQ कर रहे थे हम 14th वाले पे थे। ओके। तो हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन आंसर पर, एमसीक्यू पे, जो हमारे पास नंबर है, कौन सा है, 15। कहते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्या देता है, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। दिस रिएक्शन, ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डीकॉम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट का? Displacement. डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आ गया, वेरी गुड। कहते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट ब्रेक करके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। और दूसरी रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड दे रही है। तो पहली और दूसरी रिएक्शन कौन कौन सी हैं? decomposition and combination. वेरी गुड, डीकॉम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन। कहते हैं एक सोल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का जो व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेम द सब्सटेंस एक्स और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Calcium oxide CaO. वेरी गुड। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जिसके अंदर ऑयल हो, उस फूड को स्टोर करने के लिए लंबे समय तक कौन कौन सी गैसेस इस्तेमाल की जा सकती हैं? एक तो कौन सी गैस होती है बेटा? सर नाइट्रोजन। Nitrogen. वेरी गुड, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अलावा कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। नहीं सर, वेरी ऑक्सीजन गुड, तो जैसे ऑक्सीजन तो हो ही खराब। नहीं सकती, वो तो खराब कर देगी। तो बेटा दूसरी गैस कौन सी होगी बेटा? हीलियम। क्योंकि बेटा हीलियम गैस डू नॉट रिएक्ट, इसलिए अगर ये रिएक्ट नहीं करेगी तो ये खाने को खराब भी नहीं करेगी। कहते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ लेड आयोडाइड जो रिएक्शन में बनता है? अगर आपको याद हो किसी को कलर लेड आयोडाइड का क्या होता है? सर ब्लू। नो, Yellow. येलो कलर होता है। वेरी गुड। कहते हैं एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बाय हीटिंग फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। अब बेटा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स अगर आपको याद हो तो FeSO4
0.7H2O होते हैं. He felt fumes of pungent gases. वो gases कौन कौन सी थी? sulfur dioxide and sulfur trioxide. वेरी गुड. सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. फटाफट मार्क कर लो बेटा. सबने मार्क कर लिए? Yes, sir. हटा दूं? आगे बढ़े. Yes, Yes, sir. sir. एक क्वेश्चन हमारा रह गया पीछे. ये वाला क्वेश्चन है बेटा. रेडिश ब्राउन 21. रेडिश ब्राउन डिपॉजिट आयरन नेल्स के ऊपर व्हेन केप्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. किसका होता है बेटा रेडिश ब्राउन कलर? Copper. वेरी गुड. कॉपर का बेटा कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अब आपको पता होना चाहिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट के अंदर किस किस टाइप की चीजें होती हैं. सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है. वो कॉम्बिनेशन हो सकती है, डीकॉम्पोजिशन हो सकती है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, रिडॉक्स हो सकती है. तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा इन 4 रिएक्शंस में से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है? है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेटा एक बार जरा नोट्स भी पढ़ लो जरा, जो हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था पिछला. अब मैं आपको पूरा चैप्टर ये वाला दोबारा नहीं पढ़ा सकता ना. सिंगल डिस्प्लेसमेंट या ये सारे टॉपिक्स. क्या होता है भाई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? More reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. वेरी गुड. पता है लेकिन सिंगल वाला क्या? बेटा सिंगल वर्ड यूज कर दिया है. एक तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना बेटा उसी को ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं. ओके सिंपल सर. सी बात है. तो बताओ इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन सी हैं? मुझे यही बता दो. इसमें से सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन सी हैं? मुझे यही बता दो. Sir, B, C, सी. सी है और बी. बी है B. B और and D. D, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? ए. A. क्योंकि वो डबल डिस्प्लेसमेंट है. Yes, sir. कहते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट बनता है जब सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ आता है. तो किसका प्रेसिपिटेट बनता है और वो कौन से कलर का होता है? Barium sulfate 5. बेरियम सल्फेट. वेरी गुड. वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है. 24th कहता है गिवन द रिएक्शन एज एग्जांपल ऑफ दिस. ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है? Displacement. वेरी गुड. Displacement. डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आ गया. कर लिया बेटा सबने कॉपी? साथ साथ टिक कर दिया अभी? Yes, sir. Yes, sir. सर एक मिनट ऊपर की साइड करना. हो गया. यस सर. हम्म. कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स? मतलब आयरन फाइलिंग्स के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है तो क्या होता है? Hydrogen gas and iron वेरी chloride. गुड. हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होता है. FeCl2 plus H2. A chemical equation should be balanced. क्यों भाई?
To show Show conservation. conservation of mass. The B part. Very good. A piece of magnesium metal is kept on the flame. The metal starts burning. The chemical change occurs during a burning process. क्या होता है? मैग्नीशियम मेटल को आप बर्न करते हो तो क्या होता है केमिकल चेंज? वाइट डैजलिंग फ्लेम आता है, लेकिन वो तो चारों के अंदर दे रखा है, तो वो वाइट डैजलिंग फ्लेम किसका होता है? Magnesium oxide. वेरी गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बी पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन देगा? क्या फेरस सल्फेट कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकता है? क्या सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकता है? क्या कॉपर सल्फेट सिल्वर के साथ रिएक्ट कर सकता है? क्या सोडियम क्लोराइड कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकता है? तो इनमें से कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट में आएगी जो हो सकती है? B. वेरी गुड, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? मतलब अगर वो फिजिकल चेंज नहीं है तो वो केमिकल चेंज है. Combustion. I think वेरी गुड, कंबशन. बेटा, कंबशन नाम जिसके साथ लग जाए वो केमिकल चेंज है. जब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उसके डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती है और उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रेशियो कितना होता है? 2:1. 2:1. वेरी गुड, 2:1 होता है. कर लिया बेटा सबने कॉपी? Yes, Yes, sir. sir. हटा दो बेटा ये सब. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा, चेक करते हैं आगे के क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? नहीं, ये तो नहीं होता. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस? ये होता है. Yes, sir. कंडेंसेशन ऑफ वाटर? ये नहीं होता. इवेपोरेशन ऑफ वाटर? ये होता है. 2 Yes, and sir. 4. कहते हैं एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, मतलब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, येलो प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का. वाइल परफॉर्मिंग ये वाली एक्टिविटी लेड नाइट्रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह क्या ले सकते हो? अगर आपके पास लेड नाइट्रेट नहीं है तो आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ पोटेशियम सल्फेट, नहीं पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों के पास पोटेशियम है. Sir, ammonia. क्या ले सकते हैं? हम लेड एसीटेट ले सकते हैं बेटा. ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ की ये बेटा ये रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि बेटा उन्होंने लिखा है ना यहाँ पे लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है, तो ये तो वैसे ही नहीं आ सकता. तो लेड एसीटेट आप इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है. कहते हैं फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस लैब के अंदर. बेटा ये देखो ऐसे ऑक्सीजन गैस बनाई जा सकती है लैब के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन? मतलब एक से ज्यादा दो भी ऑप्शन हो सकती हैं. इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सही है. इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नो. इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट, नो. कहते हैं इट इज अ फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, नो. सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर.
Which one of the following processes involve chemical reaction? किसके अंदर chemical reaction होगी? Storing oxygen gas under pressure? No. Liquefaction of air? No. Keeping petrol in a china dish? No. Heating copper? Yes. Yes. जहाँ पे heat आ गया बेटा वहाँ पे chemical reaction हो गया. 35th कहता है बेटा, in which of the following chemical reactions abbreviation represented the correct states of the reactants and products? तो किस केस में सही दे रखी हैं एब्रीवेशंस? हाइड्रोजन क्या है, गैस है कि लिक्विड है? Gas. गैस, तो बेटा ये तो बाहर हो गया. ऑक्सीजन क्या है, गैस है कि लिक्विड है? Gas. तो बेटा ये भी बाहर हो गई. वाटर क्या है, गैस है कि लिक्विड है? Sir, D option. हाँ, सी ऑप्शन. वाटर Sir, इज ये लिक्विड. liquid. 2H. Okay. हाँ, कर लिया बेटा सबने कॉपी? Yes, sir. हटा दो बेटा. Yes, sir. 36th क्वेश्चन कहते हैं, which of the following are combination reactions? कौन कौन सी बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? ये तो डिकॉम्पोजिशन हो गई. मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ, ये भी सही है, कॉम्बिनेशन है. एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ, ये भी कॉम्बिनेशन है. Yes, sir. ये भी नहीं है. तो सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड में बेटा क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गई. तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है. आपको होमवर्क के लिए मैं असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो दे रहा हूं, ठीक है. और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पहले पेज के 24 क्वेश्चंस. तो मतलब आपका जो होमवर्क है वो असर्शन एंड रीजनिंग और बेटा यहां तक है. ये सारे क्वेश्चंस आपने अगली क्लास में करने हैं और इनको हम डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा.